ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल पिछले 2 दिनों से जो आदमी डायरेक्टर के साथ शूटिंग कर रहा था वह और कोई नहीं बल्कि खुद रोहित मारवा था। रोहित भी शूटिंग में ठीक ठाक एक्टिंग कर लेता था, मगर कैरेक्टर रिक्वायरमेंट के मुताबिक रोहित परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर सभी परेशान थे। उन्होंने सोचा था कि आज एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर राहुल के साथ कुछ एक्स्ट्रा सीन्स निकलवा ले ताकि शूटिंग शेड्यूल्स फिर से पटरी पर आ जाए। मगर सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि राहुल किसी भी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था। राहुल के इस बिहेवियर की वजह सिर्फ राहुल खुद जानता था। उसकी आंखों के सामने उसकी होने वाली भाभी किसी यूनिवर्सिटी के लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही थी और राहुल से यह देखा नहीं जा रहा था। रोहित ने जब राहुल की बात सुनी तब रोहित ने उसकी गहरी आवाज में फोन पर राहुल से कहा, यह क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता है। राहुल ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, रोहित, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। ये काफी हैंडसम सा लड़का है और मेरी आंखों के सामने वह दोनों यूनिवर्सिटी कैंपस के चक्कर लगा रहे हैं। राहुल की इस बात पर रोहित ने जवाब देते हुए कहा, देखो, अनिका खूबसूरत लड़की है, लड़के उसके पीछे पड़े, यह बात काफी नेचुरल है। इस बात को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। रोहित की बात पर पलटकर जवाब देते हुए राहुल ने कहा, अरे यार, कैसे मंगेतर हो तुम? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी आंखों के सामने दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ है तो कुछ तो बात होगी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वह लड़का अनिका को पसंद करता है। अनिका अच्छी तरह से उसके इंटेंशन के बारे में सब कुछ जानती है, मगर फिर भी उस लड़के के कहने पर अनिका उसके साथ घूमने चली गई है। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अब अपनी आंखें खोल लो। तुम्हारी आंखों पर जो प्यार की पट्टी बंधी हुई है उसे उतार कर अनिका का असली चेहरा देखो। तुम्हारी मौत की खबर को अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि मैडम ने दूसरा बॉयफ्रेंड तलाशना शुरू भी कर दिया है। जैसे ही राहुल ने अपनी बात पूरी की, उसे फोन पर फिर से वह गहरी आवाज सुनाई दी, क्या तुमने खुद देखा है कि अनिका उसके साथ गई? राहुल ने अपनी बात को फिर से क्लियर करते हुए कहा, रोहित, मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि वह खुद हंसते हंसते उसके साथ गई है। अच्छा हुआ शादी से पहले ही हमें अनिका के असली रंग के बारे में पता चल गया। मैं तो कहता हूँ तुम अब उसके साथ शादी बिल्कुल मत करना। अभी राहुल ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि सामने से ऊंची आवाज में उसे अपनी बात का जवाब मिला, देखो, तुम उस लड़के, क्या नाम है उसका? राहुल ने जवाब देते हुए कहा, जैक नाम है उसका। राहुल की बात सुनते ही सामने से आवाज आई, हाँ वही जैक, उस पर नजर रखना, लगता है उस लड़के में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही राहुल ने यह बात सुनी, उसने अपनी बात फिर से दोहराते हुए कहा, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ वह लड़का पूरा ही गड़बड़ है और अनिका भी ऐसे लड़के के साथ। अचानक ही राहुल बोलते बोलते रुक गया। राहुल के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। राहुल ने फोन पर कहा, इसका मतलब यह है कि तुम कहना चाहते हो कि वह लड़का? इससे पहले कि राहुल अपनी बात पूरी करता, फोन पर उस गहरी आवाज ने राहुल की बात पूरी करते हुए कहा, हाँ, अनिका को जरूर कोई डाउट हुआ होगा उस लड़के पर और इसीलिए वह उसके साथ गई है। तुम उस लड़के पर नजर रखना, अगर कोई जरूरत पड़े तो उसे सिक्योरिटी देना, और हाँ, तुम अनिका के रास्ते में मत आना। राहुल को अब यकीन हो चुका था कि रोहित पूरी तरह से अनिका के प्यार में अंधा हो चुका था। अपनी आवाज ऊंची करते हुए राहुल ने फोन पर कहा, किस तरह के आदमी हो तुम? आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हो। तुम जिसे प्यार कहते हो वह लड़के किसी और के साथ कैंपस में मुस्कुराते हुए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह घूम रही है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उसके रास्ते में ना आऊं। इसका मतलब तो यह है कि अनिका जितने चाहे लड़कों के साथ डेट करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तभी राहुल के कानों पर फिर से सख्त आवाज सुनाई दी, देखो, तुम्हें जो कह रहा हूँ वही करो, बस अपनी नजर बनाए रखो। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद राहुल का चेहरा पहले से भी ज्यादा उतर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल मन ही मन अनिका को नफरत करने लगा था। वहाँ अनिका इन सारी बातों से अनजान जैक के साथ कैंपस में टहल रही थी। जैक अनिका को यूनिवर्सिटी और कैंपस के बारे में तरह तरह की चीजें बता रहा था।
अनिका भी बड़े ही ध्यान से जैक की सारी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद जैक और अनिका ने अपने कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज किए और फिर जैक वहां से चला गया। जैक के जाते ही जेनिफर अनिका के पास आई और कहने लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ करने क्या आई हो। तुम्हारी यूनिवर्सिटी ने तुम्हें चुना है इतने प्रेस्टिजियस प्रोग्राम के लिए कि तुम ऑस्टर यूनिवर्सिटी में आकर यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक्सपीरियंस ले सको। क्या तुम्हें पता भी है कि कितने स्टूडेंट इस अपॉर्चुनिटी के लिए सालों साल मेहनत कर चुके होंगे, मगर उन सब की जगह तुम्हें यह ऑफर मिला है कि तुम इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सको, मगर बजाय इसके कि तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, तुम यहाँ पर लड़कों के साथ दोस्ती करने में अपना वक्त गंवा रही हो। अरे किस तरह समझाऊं मैं तुम्हें कि तुम्हें कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है, और अगर यह अपॉर्चुनिटी तुम ग्रैब करने में कामयाब नहीं हुई तो यह तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर होगा। अनिका जानती थी कि जेनिफर जो कुछ भी कह रही थी वह उसकी भलाई के लिए कह रही थी, मगर इस वक्त अनिका का ध्यान कहीं और था। अनिका बड़े ही ध्यान से यूनिवर्सिटी गेट की तरफ आगे बढ़ रहे जैक को देख रही थी। अनिका को इस तरह से जैक को देखते हुए जब जेनिफर ने नोटिस किया तो जेनिफर ने अपना एक हाथ अपने सर पर मारते हुए अनिका से कहा, तुम नहीं सुधरोगी। मुझे तो लगता है तुम यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आई हो, पढ़ाई करने आई ही नहीं हो। अभी जेनिफर अनिका को डांट लगा ही रही थी कि काउंसलर भी वहाँ आ पहुंची। अनिका और जेनिफर को एक साथ देखकर काउंसलर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे प्रीति, जेनिफर, तुम दोनों यहीं पर हो। मैं तुम ही लोगों से मिलना चाहती हूँ। अच्छा हुआ तुम दोनों साथ साथ ही मिल गई। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। प्रोफेसर विल्सन ने मेरे रिक्वेस्ट पर पिंकी का एग्जाम पेपर जल्दी एग्जामिन कर लिया। काउंसलर की बात पूरी होते ही जेनिफर ने काउंसलर मैडम से कहा, हाँ तो जरा बताइए इस लड़की को कि ये यूनिवर्सिटी कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ के एग्जाम्स कितने डिफिकल्ट होते हैं, इस बात का तो इस लड़की को अब तक एहसास नहीं हुआ है। इसने कितना स्कोर किया है यह इसे बताइए, ताकि इसे भी एहसास हो कि अगर इस यूनिवर्सिटी में कुछ और दिन गुजारने हैं तो फिर कितनी मेहनत करनी होगी। जेनिफर काफ़ी मेहनती लड़की थी। जेनिफर का खानदान इकोनॉमिकली बैकवर्ड था। जेनिफर अपने आप को और अपने खानदान को ऐसे परिस्थितियों से उभारने के लिए जी जान लगाकर पढ़ाई करती रहती थी। तब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बावजूद जेनिफर कभी भी रिलैक्स्ड नहीं हुई थी। लड़कों के साथ दोस्ती करना, घूमना फिरना, डेटिंग करना, अफेयर करना, यह सब तो जेनिफर को जैसे टाइम वेस्ट लगता था। जो लड़कियां इन सब बातों में अपना वक्त बर्बाद करती थी, जेनिफर उन लड़कियों में से नहीं थी जो ऐसा काम करती। जेनिफर उन लड़कियों से काफी दूरी बनाए रखना ही पसंद करती थी। जेनिफर दिल की बुरी नहीं थी, बस कभी कभी उनके मन में चल रही कड़वाहट उसके जबान पर आ जाती थी। काउंसलर ने जेनिफर का हाथ पकड़कर कहा, जेनिफर, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ कि तुम अनिका के साथ उसकी गाइड बनकर रहो। अनिका इस यूनिवर्सिटी में नई है, इस यूनिवर्सिटी के तौर तरीकों को अच्छी तरह से नहीं जानती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे गाइड करो। मगर जेनिफर ने धीरे से अपना हाथ झटकते हुए काउंसलर से कहा, देखिए मैडम, मैं वक्त बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, और मैं ऐसी किसी लड़की के साथ दोस्ती भी नहीं रखना चाहती जिसे अपने ही कैरियर की परवाह न हो। मेहरबानी करके मुझे इस लड़की से दूर रखिए, मैं इसकी गाइड नहीं बन सकती। जैसे ही अनिका ने जेनिफर की यह बात सुनी, अनिका ने बड़ी ही शांति से जेनिफर और काउंसलर मैडम की ओर देखकर कहा, मेरे लिए जेनिफर को तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के तौर तरीकों के बारे में तो मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को परेशानी उठानी पड़े। आई थिंक मुझे चलना चाहिए, मुझे और भी कई सारे काम हैं। इससे पहले कि अनिका जाने लगती, काउंसलर मैडम ने उसे रोकते हुए कहा, अरे प्रीति, मेरी बात तो सुनो। काउंसलर मैडम की बात सुनकर अनिका अपनी जगह पर रुक गई। अनिका ने मुड़कर काउंसलर मैडम की ओर देखा और बड़े ही रिस्पेक्ट से पूछा, यस मैडम, मैं क्या आपके लिए और कुछ कर सकती हूँ? काउंसलर मैडम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जब अनिका ने देखा कि कुछ देर तक काउंसलर मैडम खामोश रही, तो मुस्कुराते हुए अनिका ने अपना सिर झुकाकर काउंसलर मैडम से कहा, ठीक है, तो मैं चलती हूँ। यह कहने के बाद अनिका सीधे यूनिवर्सिटी कैंपस की एग्जिट की ओर आगे बढ़ने लगी।
अनिका को इस तरह एरोगेंटली जाता हुआ देखकर जेनिफर ने काउंसलर मैडम से कहा, मैंने कहा था ना आपसे, इस लड़की को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। देखिए मैडम, मैं भी चाहती हूँ किस्मत ने जो मुझे दिया है वह मैं बाकी सबके साथ बांटूं। नॉलेज तो बांटने से ही बढ़ता है, यह बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर इस तरह की लड़कियों के साथ दोस्ती करने में मैं अपने कीमती वक्त नुकसान नहीं कर सकती। काउंसलर मैडम फटी हुई आंखों से एग्जिट की ओर चल रही अनिका को देख रही थी। काउंसलर मैडम ने बिना पलके झपकाए जेनिफर से कहा, क्या तुम जानती हो इस लड़की को क्या ग्रेड मिले हैं एग्जाम में? इस सवाल पर जेनिफर ने मुंह बनाते हुए कहा, जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। इसे तो सबसे कम मार्क्स मिले होंगे पूरे क्लास में। मेरे ख्याल से ए ग्रेड मिला होगा। हाँ, मैंने देखा था कि इसने 1-1.5 घंटे तक सप्लीमेंट पर कुछ लिखा था। हो सकता है एग्जामिनर ने तरस खाकर उसे डी ग्रेड दे दिया हो। तभी अचानक काउंसलर मैडम के मुंह से निकला A+। जेनिफर को लगा कि शायद काउंसलर मैडम मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी, जो बात ठीक से जेनिफर के कानों तक नहीं पहुंची थी। इसलिए अपनी आंखें छोटी करते हुए जेनिफर ने काउंसलर मैडम से पूछा, क्या कहा आपने अभी? क्या ग्रेड मिला है इसे? अपनी पलकें झपकाते हुए काउंसलर मैडम ने जेनिफर की ओर देखकर कहा, इसे A++ ग्रेड मिला है। काउंसलर मैडम की बात सुनकर जेनिफर हैरान हो गई। जेनिफर ने अटकती हुई आवाज में मैडम से पूछा, यह क्या कह रही हैं आप? नहीं, आपसे जरूर कोई ना कोई गलती हो रही है। आपसे किसने कह दिया कि इसे A++ मिला है? क्या आप जानती हैं, आज का पेपर बहुत टफ था। मैंने क्लास के बाकी ब्राइट स्टूडेंट के साथ भी पेपर डिस्कस किया। आज के पेपर में हम लोग खुद B+ एक्सपेक्ट न कर रहे हैं। ये सुनकर काउंसलर मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, मगर यह सच है, प्रोफेसर विल्सन ने खुद इनका पेपर इवेल्युएट किया है और इसे A++ ग्रेड पास किया है। काउंसलर मैडम के मुंह से यह बात सुनकर जेनिफर के होश उड़ गए थे। अब काउंसलर मैडम की आंखों की तरह ही जेनिफर की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। जब जेनिफर ने मुड़कर अनिका की ओर देखने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि अनिका उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। काउंसलर मैडम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए जेनिफर से कहा, मैं तो यह चाहती थी कि तुम उसके साथ रहकर यह समझने की कोशिश करो कि यह लड़की किस तरह से पढ़ाई करती है। मैंने बहुत से स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया है, मगर कभी मैंने इस तरह का कोई स्टूडेंट नहीं देखा। जैसे कि तुम एक स्टूडेंट हो, दिन रात मेहनत करती हो, पढ़ाई करती हो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी आते हैं। मैं यह भी जानती हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बेहद कम पढ़ाई करते हैं और फिर भी उन्हें ज़्यादा मार्क्स आते हैं, मगर इस लड़की में कुछ अलग ही बात है। मैंने खुद इनकी आंसर शीट देखी है। इसके हैंडराइटिंग से लेकर इसके विचार सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन है। पेपर में कहीं पर भी इसने कोई गलती नहीं की है। हर चीज बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे टाइप की गई हो। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह लड़की एक बार जो सोच लेती है वहीं से ही होता है। एक बार यह बार बार अपने विचार बदलती नहीं। मैं तो चाहती थी कि तुम अगर इसके साथ रहो तो तुम भी अब इसकी पढ़ाई की टेक्निक्स का फायदा उठा सकती हो। पहले मैंने इस लड़की को देखकर यह सोचा था कि अगर हम इसकी मदद करें तो हो सकता है कि इससे हमारी मदद से अपनी यूनिवर्सिटी जाने के बाद कुछ फायदा पहुंच सकता है, मगर अब तो मैं चाहती हूं कि तुम इस लड़की के साथ रहो ताकि तुम इस लड़के के जरिए इस लड़की की पढ़ाई की टेक्निक हमारी यूनिवर्सिटी में भी इंट्रोड्यूस कर सको। जेनिफर को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस लड़की को वह बेपरवाह समझ रही थी वह दरअसल काफी पार्टिकुलर और सुलझी हुई लड़की थी। फिर से एक बार कंफर्म करते हुए जेनिफर ने काउंसलर मैडम से कहा, मैडम आप श्योर हैं ना कि आप इसी लड़की के बारे में बात कर रही हैं? काउंसलर मैडम ने अपनी बातों को फिर से दोहराते हुए कहा, मैंने कहा ना तुमसे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इनफैक्ट प्रोफेसर को ऐसा भी लगा कि शायद उनसे कोई इजी पेपर सेट हो गया है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा आंसर पेपर भी इवेलुएट किया। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, तुम्हें B+ ग्रेड मिला है। जेनिफर को पक्का यकीन हो गया था कि ये सीधी साधी सी दिखने वाली लड़की कोई बहुत बड़ी जीनियस थी। जेनिफर को इस बात का एहसास हो गया था कि उसने उसे पहचानने में उसने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। वहाँ अनिका जो कैंपस के गेट की ओर आगे बढ़ रही थी,
अचानक ही गेट से किसी को अंदर आते हुए देखकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। अनिका ने देखा कि एनटीटी कंपनी का सीईओ यानी कि रेखा मौसी का सबसे छोटा भतीजा ओजस अपने कुछ लोगों के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हुआ। ओजस को अचानक अपने सामने देखकर अनिका तेजी से एक पेड़ के पीछे छुप गई थी। अनिका ने मासी को बताया नहीं था कि वह लंदन आई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके दुश्मन उसका पीछा करते हुए यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं। इसलिए अनिका ने अपना नाम, अपना पता, ठिकाना सब कुछ सीक्रेट रखा था। अनिका प्रीति के नाम से यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी। जहां वो किराए के घर पर रह रही थी वहां भी सुस्मिता ने अनिका का नाम प्रीति ही बताया था। अनिका जानती थी कि अगर ओजस ने अनिका को यूनिवर्सिटी कैंपस में देख लिया तो अनिका के लंदन आने की खबर बहुत जल्द रेखा मौसी तक पहुंच जाएगी और अनिका फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अनिका किसी भी हालत में भी 16 पाउडर तक पहुंचना चाहती थी। इसलिए अनिका ने जेनिफर से भी माफी मांग ली थी और कह दिया था कि दोबारा अनिका के लिए उसे कोई परेशानी नहीं उठानी होगी। अनिका किसी को अपने होने की वजह नहीं बता सकती थी, इसलिए यह जानते हुए कि जेनिफर दिल की साफ थी, अनिका को जेनिफर और काउंसलर मैडम के सामने रूड बिहेव करना पड़ा। एनटीटी कंपनी के सीईओ ओजस के पीछे उसके 3-4 खास लोग आ रहे थे। यह सारे के सारे लोग इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से थे, जिन्हें कंपनी में सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि वह लोग कंपनी को सही तरह की इन्वेस्टमेंट करने में मदद कर सके। जिनमें से एक था अष्टा यूनिवर्सिटी का एक्स स्टूडेंट सुकेश। जब सुकेश अपने बॉस के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हुआ तब अचानक उसकी नज़र एक स्टूडेंट पर पड़ी, मगर जब उसने दोबारा उस स्टूडेंट को देखने की कोशिश की तो पल भर में वह स्टूडेंट उसकी नज़रों के सामने से गायब हो गई थी। सुकेश को पल भर के लिए ऐसा लगा कि उसने उस स्टूडेंट का चेहरा पहले भी कहीं देखा था। काफी सोचने के बाद सुकेश को एहसास हुआ कि उस स्टूडेंट की शक्ल ठीक उस लड़की से मिलती थी जो नई नई उसके पड़ोस में अपने 3 बच्चों के साथ रहने आई थी। सुकेश समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो देखा था वह सिर्फ उसके मन का वहम था या सचमुच पड़ोस में नई नई रहने आई वह लड़की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के भीड़ के बीच उसे दिखाई दे रही थी। सुकेश अपने बॉस के पीछे पीछे एक ऑफिस के अंदर चला गया। वैसे अनिका भी इस बात को लेकर हैरान थी कि एनटीटी कंपनी का सीईओ ओजस आखिर यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या कर रहा था। अनिका जानना चाहती थी कि ओजस यहाँ किससे मिलने आया था। इसलिए ओजस और उसके आदमियों के जाने के बाद अनिका उस पेड़ के पीछे से बाहर निकली और उन लोगों का पीछा करते हुए बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई। ओजस अपने साथियों के साथ एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर दाखिल हुआ। ओजस को अंदर आता हुआ देखकर प्रोफेसर मनोज अपनी जगह से खड़े हो गए और ओजस के साथ हाथ मिलाते हुए कहने लगे, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मेरे लिए अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ मुझे मिलने आए। ओजस ठीक प्रोफेसर मनोज के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए प्रोफेसर मनोज से कहने लगा, अरे नहीं नहीं, हम तो नए नए एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्टमेंट करते ही रहते हैं। हमारी कंपनी सिर्फ प्रेजेंट में नहीं बल्कि फ्यूचर में भी इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि वक्त रहते यही इन्वेस्टमेंट हमें फ्यूचर में बाकी लोगों से भी आगे रखे। उसकी बात सुनते ही प्रोफेसर मनोज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्रोफेसर मनोज समझ नहीं पा रहे थे कि वह इतने बड़े आदमी के साथ किस तरह से बात शुरू करें। प्रोफेसर मनोज उन लोगों में से थे जो लोग अपना काम करना तो जानते थे मगर अपने काम को किस तरह से प्रेजेंट करना था यह कला उनके अंदर नहीं थी। जब उसने देखा कि प्रोफेसर मनोज को प्रोजेक्ट के बारे में बात कहां से शुरू करनी है यह समझ नहीं आ रहा था तो उनकी मदद करते हुए ओजस ने कहा, तो बताइए सर, क्या है आपका प्रोजेक्ट और क्या खास बात है इसमें। ओजस की बात सुनते ही कांपते हुए हाथों से प्रोफेसर मनोज ने अपने बैग से एक फाइल निकाली और मेज पर रख दी। ओजस ये देखकर हैरान हो गया था कि प्रोफेसर मनोज ने ना तो कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया था और ना ही उसके पास कोई लैपटॉप था। ओजस के साथ आए उसके साथी भी समझ गए थे कि प्रोफेसर मनोज काफी अनऑर्गेनाइज्ड थे। जब ओजस ने फाइल खोलकर उसे पढ़ने की कोशिश की तो यह देखकर हैरान हो गया कि प्रोफेसर मनोज ने अपने हाथों से प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स कागज पर लिखे थे। उनके हैंडराइटिंग्स भी ज्यादा साफ नहीं थे। ओजस ने कुछ देर फाइल पढ़ने की कोशिश की और फिर फाइल बंद करने के बाद उसने प्रोफेसर मनोज की ओर देखा और कहा, क्या आपका कोई असिस्टेंट नहीं है
जो प्रोजेक्ट के बारे में हमें डिटेल में कुछ बता सके। प्रोफेसर मनोज ओजस की बात सुनकर और भी ज्यादा पैनिक हो गए थे। दरअसल प्रोफेसर मनोज किसी इन्वेस्टर को कन्विंस करने में काफी कमजोर थे और इसीलिए कई कई सालों तक भरपूर कोशिश करने के बाद भी वह स्वाति मल्होत्रा की फार्मास्यूटिकल कंपनी को उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा पाए थे जहां उसे होना चाहिए था। जब प्रोफेसर मनोज ने ओजस और उसके साथ आए लोगों का एटीट्यूड देखा तो उन्हें एहसास हो गया था कि शायद प्रेजेंटेशन करने में उनसे कोई गलती हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। प्रोफेसर मनोज ने खड़े होकर ओजस को लेबोरेटरी की ओर इशारा करते हुए कहा, आइए ना आप लोग मेरे लेबोरेटरी में चलिए, प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स वहीं डिस्कस कर लेते हैं। ओजस ने पहले तो अपने साथियों की ओर देखा और फिर प्रोफेसर मनोज की बात मानते हुए उनके पीछे पीछे लेबोरेटरी के अंदर चले गए। लेबोरेटरी में कोई मौजूद नहीं था, लेबोरेटरी बिल्कुल खाली थी। प्रोफेसर मनोज ने पूरा का पूरा कमरा काफी अस्त व्यस्त रखा था। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट की चीजें इधर उधर पड़ी हुई थी, किसी भी चीज का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ओजस और उसके साथी किसी ऐसे स्कूल के बच्चे के कमरे में आ गए थे जिसकी मॉम कुछ दिनों के लिए उसे अकेला छोड़कर कहीं बाहर गई थी। लेबोरेटरी में आने के बाद प्रोफेसर मनोज को एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया था कि उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में बात शुरू कर देनी चाहिए। अपनी ही फाइल पढ़ने की कोशिश करते हुए प्रोफेसर मनोज कई बार हड़बड़ाने लगे। वह जो बातें कहना चाहते थे वह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। तब फिर से प्रोफेसर मनोज को बीच में ही रोकते हुए ओजस ने पूछा, देखिए प्रोफेसर, मुझे सचमुच आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी है, खासकर इसलिए क्योंकि जितने भी फाइल मेरे पास आई थी उनमें आप अकेले इंडियन हैं और इंडियन होने के नाते मुझे लगा कि मुझे जरूर आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके आपकी मदद करनी चाहिए। मगर मुझे लगता है कि आप ठीक तरह से अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं आपके प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ नहीं पाऊंगा तो फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हमें काफ़ी मुश्किल होगी। ओजस की बात सुनकर प्रोफेसर मनोज और भी ज़्यादा हड़बड़ाने लगे। ओजस ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे ख्याल से अगर आपका कोई असिस्टेंट हो तो वह हमें बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है। ओजस बार बार असिस्टेंट के बारे में प्रोफेसर मनोज से पूछ रहा था। प्रोफेसर मनोज ने अब तक कोई ऑफिशियल असिस्टेंट अपॉइंट नहीं किया था, मगर यह बात वह अपने इन्वेस्टर्स के सामने नहीं करना चाहते थे। अचानक ही उनके दिमाग में एक नाम आया। प्रोफेसर मनोज ने बिना सोचे समझे ओजस से कह दिया, मेरी एक असिस्टेंट है जो कि एक बहुत ही होनहार लड़की है, प्रीति नाम है उसका, वह भी इंडियन है। मैं एक काम करता हूँ, अभी काउंसलर से कहकर प्रीति को यही बुलवा लेता हूँ। आप जरा 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं प्रीति को बुला लेता हूँ। यह कहते हुए प्रोफेसर मनोज लेबोरेटरी से बाहर चले गए। उन्होंने अपना फोन निकाला और काउंसलर को फोन लगा दिया। वह बार बार लेबोरेटरी के अंदर झांक कर देख रहे थे। उन्हें डर था कि ओजस और उसके साथी कहीं चले न जाएं, क्योंकि उन सभी की नाराजगी प्रोफेसर मनोज ने उनके चेहरे पर पढ़ ली थी। अंदर जो लोग ओजस के आसपास बैठे थे उन्होंने ओजस को अपनी अपनी सलाह देते हुए कहा, बॉस, हमें नहीं लगता कि हमें इस आदमी के प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए। अरे कई हजार फाइलें हैं हमारे पास, आखिर हमें इतने अनऑर्गेनाइज्ड आदमी के प्रोजेक्ट में इतने पैसे डालने से क्या मिलेगा। ओजस अपने साथियों की बात सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गया। उसने अपने साथियों की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि ये आदमी काफी अनऑर्गेनाइज्ड है, पता नहीं अपना प्रोजेक्ट कैसे पूरा कर पाएगा। मैंने तो सोचा था कि हमारे ही देश का आदमी है तो उसकी मदद कर ली जाए, मगर मुझे लगता है कि इस पर पैसे लगाना लंगड़े घोड़े पर पैसे लगाने जैसा होगा। उसके साथी भी ओजस की इस बात से बिल्कुल सहमत थे। उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपने साथियों से कहा, एक काम करो, उसे वापस आ जाने दो, कोई न कोई बहाना ढूंढकर यहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ लेबोरेटरी के बाहर प्रोफेसर मनोज काउंसलर को कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर काउंसलर अपना फोन रिसीव नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से प्रोफेसर मनोज की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वहाँ अनिका भी ओजस का पीछा करते हुए बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई थी। अनिका जानना चाहते थे कि आखिर ओजस यहाँ किससे मिलने आया था और यूनिवर्सिटी के पीछे ओजस का मकसद क्या था। लेबोरेटरी बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर थी। अनिका लिफ्ट से ऊपर जाते हुए हर फ्लोर पर यह देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ओजस कौन से डिपार्टमेंट में मीटिंग करने आया था।
जब 7th फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुला तो अचानक अनिका ने देखा कि उसके ठीक सामने उसकी कंपनी के मैनेजर मनोज खड़े थे। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तब अनिका ने देखा कि प्रोफेसर मनोज ने प्रोफेसर विल्स का कॉलर पकड़ के जोर से पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर विल्सन लेबोरेटरी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर प्रोफेसर मनोज उन्हें लेबोरेटरी के अंदर जाने से रोक रहे थे। अनिका लिफ्ट से निकलकर कॉरिडोर के एक दीवार के पीछे छुप गई और सब कुछ देखने लगी। प्रोफेसर मनोज विल्सन से कह रहे थे, देखो विल्सन, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं जानता हूँ तुम अंदर जाकर मेरा पूरा खेल खराब कर देना चाहते हो। तुम जलते हो मुझसे। अगर ये इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रोफेसर विल्सन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर प्रोफेसर मनोज ने उसे कसकर पकड़ रखा था। अपनी आवाज ऊंची करते हुए प्रोफेसर विल्सन ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे प्रोजेक्ट को। मैं तुमसे इस तरह लोगों को धोखा देते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें इस तरह से चीटिंग नहीं करने दूंगा। एनटीटी कंपनी के साथ मेरे बहुत पुराने रिश्ते हैं और मैं उनके साथ धोखा होता हुआ नहीं देख सकता। अभी जाकर उन लोगों को बताता हूँ कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बिल्कुल वाहियात है। जब प्रोफेसर विल्सन ने अपने आप को छुड़ाकर लेबोरेटरी के अंदर जाने की कोशिश की तो प्रोफेसर मनोज ने फिर से उनका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। 20 सालों बाद ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ लगी है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा ये प्रोजेक्ट कितना जरूरी है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए और बाकी स्टूडेंट के लिए भी। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं पिछले 20 साल से यहाँ नहीं था, इसलिए तुमने मेरे बारे में लोगों के बीच न जाने क्या क्या बातें फैला कर रखी है। मगर असली बात तो ये है कि तुम डरते हो कि 20 साल से जो तुम नहीं कर पाए वो महज 1 महीने के अंदर अगर मैंने कर दिया तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस बार प्रोफेसर विल्सन ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे तुमने 20 साल में क्या किया है उसकी सारी जानकारी है मेरे पास। खुद तो 20 सालों में एक कंपनी ठीक से चला नहीं पाए और अब यहाँ आकर लोगों के पास से करोड़ों रुपए ऐंठना चाहते हो। मैं तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। कॉलेज के प्रोजेक्ट के नाम पर तुम किसी के साथ इस तरह से धोखा नहीं कर सकते। 20 साल पहले प्रोफेसर मनोज भी काफी इज्जत हुआ करती थी और 100 यूनिवर्सिटी में, मगर 20 साल के बाद वापस लौटने पर अब लोगों के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि प्रोफेसर मनोज अपना बिजनेस संभालने के लिए इंडिया गए थे और वहां पर नाकामयाबी हासिल करने के बाद 20 साल बाद वो फिर से अपनी पोस्ट पर लौटे थे। 20 साल पहले प्रोफेसर मनोज की इज्जत इतनी ज्यादा थी कि स्टॉ यूनिवर्सिटी में भी उन्हें फिर से उनकी पोस्ट पर रख लिया था। मगर कहीं न कहीं लोगों के अंदर अभी भी प्रोफेसर मनोज को लेकर कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही थी। उन्होंने जब अपना प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया तब ज्यादा स्टूडेंट ने भी उनके प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसलिए प्रोफेसर मनोज अब तक अपने प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा असिस्टेंट ढूंढने में कामयाब नहीं हुए थे। वहां प्रोफेसर विल्सन जवानी के दिनों में प्रोफेसर मनोज के कंपटीटर रहे थे। 20 सालों में प्रोफेसर विल्सन ने काफी इज्जत कमाई थी यूनिवर्सिटी में। वो जब भी कोई प्रोजेक्ट डिक्लेयर करते उन्हें जल्द से जल्द कई सारे होनहार बच्चे असिस्ट करने के लिए मिल जाते थे और इन्वेस्टर की भी कमी नहीं रहती थी। मगर आज तक प्रोफेसर विल्सन को कोई मेजर इन्वेस्टर नहीं मिला था और इसी बात का उनके दिल में अफसोस था। उन्हें छोटे मोटे इन्वेस्टर तो जरूर मिल जाया करते थे, मगर एनटीटी जैसी कंपनी के साथ अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद उन्हें एनटीटी से कभी फाइनेंस नहीं मिला था। वहां प्रोफेसर मनोज ने जब अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों से कहा तब किसी ने उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तभी उनके पुराने दोस्त ने उन्हें वही फाइल एनटीटी कंपनी तक पहुंचाने में मदद की। प्रोफेसर मनोज का दोस्त अच्छी तरह से जानता था कि इंडियन कनेक्शन की वजह से शायद एनटीटी कंपनी उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाए और ठीक वही हुआ। ये बात जब प्रोफेसर विल्सन को पता चली तब वो आग बबूला हो गए। प्रोफेसर विल्सन लगातार अपने शरीर को प्रोफेसर मनोज की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेबोरेटरी के अंदर जाकर वो एनटीटी कंपनी के सीईओ ओजस की टीम से मिलकर ये बताना चाहते थे कि वह प्रोफेसर मनोज के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें। वो जानते थे कि उनके साथ पुराने ताल्लुकात होने की वजह से एनटीटी कंपनी उनकी बात को जरूर मानेगी। प्रोफेसर मनोज ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो विल्सन, यहाँ से चले जाओ।
मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। मगर तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढना चाहते हो तो अपने बलबूते पर ढूंढो। तुम अंदर जाकर मेरा काम बिगाड़ो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी पलटकर जवाब देते हुए प्रोफेसर विल्सन ने कहा, अरे क्या काम चल रहा है तुम्हारा अंदर? तुम्हारी लेबोरेटरी में तुम्हारे और तुम्हारे कुछ रद्दी एक्सपेरिमेंट के पेपर के अलावा है ही क्या? अरे तुम एक अच्छा असिस्टेंट जुटाने में भी कामयाबी नहीं पा सके, तुम क्या ये प्रोजेक्ट पूरा करोगे? इसके बाद जैसे ही प्रोफेसर विल्सन फिर से लेबोरेटरी की ओर जाने की कोशिश करने लगे, दोबारा से प्रोफेसर मनोज ने उसे जोर से दूर धकेलते हुए कहा, मैंने असिस्टेंट को चुन लिया है। मेरी असिस्टेंट अभी यहाँ आती ही होगी, मगर मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। जैसे ही प्रोफेसर मनोज ने यह बात कही, प्रोफेसर विल्सन ने उन्हें कॉलर से पकड़ लिया और उन्हें दीवार की ओर ले जाकर अपने शरीर की पूरी ताकत से उन्हें दीवार की अगेंस्ट दबा दिया। कॉरिडोर में एक दीवार के पीछे छिपी अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों पढ़े लिखे प्रोफेसर्स को लड़ते हुए कैसे रोके। तभी अचानक अनिका के मोबाइल पर काउंसलर का फोन कॉल आया। अनिका ने जब कॉल कनेक्ट किया तब काउंसलर ने अनिका से कहा, प्रीति तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, प्रोफेसर मनोज ने तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनाने का फैसला कर लिया है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो फिर अभी उनसे मिलने उनकी लेबोरेटरी में जाओ। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका दीवार के पीछे से बाहर निकली। प्रोफेसर विल्सन ने प्रोफेसर मनोज का चेहरा दीवार की ओर मोड़कर रखा था, जिसकी वजह से प्रोफेसर मनोज अनिका को देख नहीं पा रहे थे। अनिका ने अपना गले से खराश साफ करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मुझे वहाँ काउंसलर मैडम ने भेजा है। अनिका की आवाज सुनते ही प्रोफेसर मनोज ने कहा, तुम जरूर प्रीति हो, तुम इस प्रोजेक्ट पर मुझे असिस्ट करने वाली हो। जाओ अंदर लेबोरेटरी में जाओ, वहाँ कुछ इन्वेस्टर बैठे हैं, उन्हें कुछ देर के लिए रोक के रखो, मैं अभी इसे निपटा कर आता हूँ। जाओ जल्दी, इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेसर मनोज की बात सुनते ही विल्सन ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? एक छोटी सी बच्ची को तुम इन्वेस्टर के सामने क्यों भेज रहे हो? ये बच्ची अभी फर्स्ट ईयर की बच्ची है, इसे क्या पता कि इन्वेस्टर के साथ क्या बात करनी चाहिए, और इसे ये तो भी नहीं पता कि तुम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या है। इस तरह तुम स्टूडेंट को इन्वेस्टर के सामने नहीं भेज सकते। इतनी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी में मैं तुम्हें इस तरह का गोरख धंधा बिल्कुल करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इस तरह से चीटिंग नहीं करने दूंगा। प्रोफेसर विल्सन ने मनोज का सिर दीवार से लगा कर रखा था। प्रोफेसर मनोज ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी वो मुड़कर प्रीति का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। इसलिए वहीं से प्रोफेसर मनोज ने अनिका, जिन्हें वे प्रीति समझ रहे थे, उसे आवाज लगाते हुए कहा, तुम इसकी बात मत सुनो, अंदर जाओ और मेज पर पड़ी फाइल को पढ़ लो, तुम्हें प्रोजेक्ट डिटेल्स अपने आप पता चल जाएगी। कुछ देर के लिए उनके साथ बात करो, मैं इसे सबक सिखाकर अभी आता हूँ। और विल्सन, ये मत भूलो कि 20 साल पहले मैं भी तुमसे बेहतर था और आज भी तुमसे बेहतर हूँ। अगर तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो तो प्रोजेक्ट में मुझसे हाथ से हाथ मिलाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि किसका हाथ ज्यादा भारी है। मनोज अच्छी तरह से जानते थे कि जवानी के दिनों में प्रोफेसर विल्सन उनसे कितने जला करते थे। हालांकि लोगों के सामने प्रोफेसर विल्सन हमेशा से ही मनोज के सबसे अच्छे दोस्त बनकर नजर आते थे, मगर मन ही मन उन्हें मनोज की कामयाबी से काफी जलन होती थी। वैसे तो यह बात प्रोफेसर मनोज उन्हीं दिनों में अच्छी तरह से जानते थे, मगर उन्हें लगा कि वक्त रहते और उम्र गुजरते हुए विल्सन के स्वभाव में सुधार आ जाएगा। मगर आज उन्हें पता लग चुका था कि प्रोफेसर विल्सन कभी सुधरने वाले नहीं थे। प्रोफेसर मनोज की ये बात सुनते ही प्रोफेसर विल्सन ने कहा, 20 साल पहले की बातें भूल जाओ। 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो किसी को याद नहीं है। अब तुम 20 साल बाद एक फेलियर बनकर यूनिवर्सिटी में आए हो। अरे यहाँ का कोई जूनियर प्रोफेसर भी तुमसे ज्यादा प्रेस्टीज रखता है। मार्केट में तुम्हें सिर्फ दया दिखाकर फिर से नौकरी पर रखा गया है। तुम इसे अपनी खुशकिस्मती समझो और चुपचाप वही करते रहो जो तुमसे कहा जाए। अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जहाँ पर तुमने अपना दिमाग लगाया था उस बिजनेस को तुम पूरी तरह से चौपट कर चुके हो। ये बात सब जानते हैं। प्रोफेसर मनोज ने इस बार अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा, विल्सन, हमारी पुरानी दोस्ती को भी तुम भूल गए हो। देखो, मेरे पास ये आखिरी मौका है किसी इन्वेस्टर को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करने का। मुझसे ये मौका मत छीनो। यह मौका मेरे हाथ से चला गया तो पता नहीं अगला इन्वेस्टर मुझे कब मिलेगा।
ये मत भूलो कि जवानी के दिनों में मैं भी तुम्हें बहुत मदद की थी। इस बात का जवाब देते हुए प्रोफेसर विल्सन ने कहा, जो बीत गई वो बात गई। मुझे भी अच्छी तरह से याद है तुमने मेरी बहुत मदद की थी और आज मैं उन एहसानों का बदला ही चुकाने आया हूँ। मैं दरअसल ये इन्वेस्टर रोककर एनटीटी की मदद नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारी ही मदद कर रहा हूँ। जरा सोचो, अभी तुमने इस यूनिवर्सिटी में कदम ही रखा है, बिना सोचे समझे इस प्रोजेक्ट में अगर तुमने इन्वेस्टर से पैसे उठा लिए और प्रोजेक्ट में कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारा क्या होगा? अरे कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। इसके बाद तुम्हारे प्रोजेक्ट पर कोई पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। पहले ही प्रोजेक्ट के फ्लॉप होने के बाद तुम्हारा नाम मार्केट में बुरी तरह से उछलेगा। अरे तुम्हारे साथ साथ यूनिवर्सिटी का भी नाम खराब होगा। ये एनटीटी वाले लोग ओट्सा यूनिवर्सिटी पर भरोसा करना बंद कर देंगे। मैं तुम्हें यह इन्वेस्टमेंट करने से रोककर तुम्हारा ही नाम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मेरे पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दे देता हूँ। मेरे पास इन्वेस्टर भी रेडी हैं, तो उन प्रोजेक्ट पर काम करो। धीरे धीरे अपना नाम बनाओ मार्केट में और उसके बाद बड़े इन्वेस्टर को अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करो। और ये नई स्टूडेंट प्रीति, इसे भी मैं अपना असिस्टेंट रखने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद प्रोफेसर विल्सन ने प्रीति की ओर देखा और कहा, मिस प्रीति, आज से तुम मुझे असिस्ट करोगी। प्रोफेसर विल्सन की बात सुनते ही प्रोफेसर मनोज ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, कितने बड़े गिरगिट हो तुम, मिनट मिनट पर रंग बदलते हो। अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि इंडिया से आई हुई लड़की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की है, जिसे हमारी यूनिवर्सिटी के तौर तरीकों के बारे में क्या पता होगा। और अब जो वो लड़की मेरी मदद करने आई है, ये प्रोजेक्ट को बचाने के लिए आई है, तो तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो। प्रोफेसर विल्सन अच्छी तरह से जानते थे कि अब तक काउंसलर ने प्रोफेसर मनोज को ये बताया नहीं था कि अनिका, जिसे वो लोग प्रीति समझ रहे थे, वो एग्जाम में टॉप कर चुकी थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपना हाथ ऊपर रखकर प्रीति की ओर देखकर कहा, देखो, इस तरह से किसी भी इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंटेशन देकर तुम अपना नाम खराब मत करो। भविष्य में तुम्हें भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी करनी है। अगर आज इनकी नज़रों में तुम गिर गई तो फिर याद रखना कि तुम्हारे लिए करियर में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लैब के अंदर बैठे लोग बार बार अपनी घड़ी में वक्त देख रहे थे। उन्हें अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि प्रोफेसर मनोज ने उन्हें इस तरह से यहाँ बुलाकर उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की थी। एनटीटी काफी रेप्यूटेड कंपनी थी और ओजस के साथ आई उसकी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी काफी रेप्यूटेशन रखते थे मार्केट में। मगर बड़े इन्वेस्टर को लेबोरेटरी में बुलाने के बावजूद प्रोफेसर मनोज उन्हें अकेला छोड़कर काफी देर से लेबोरेटरी से बाहर चले गए थे। इंडियन कनेक्शन होने की वजह से ओजस बड़ी ही पेशेंटली प्रोफेसर मनोज के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। जब ओजस की कंपनी में काम करने वाले फाइनेंशियल एडवाइजर ने देखा कि उनका बॉस काफी देर से चुपचाप अपनी चेयर पर बैठा था, तब एक सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर ने ओजस से कहा, बॉस, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। काफी देर वेट कर लिया हमने प्रोफेसर मनोज का, और फिर प्रोफेसर मनोज की हरकतों को देखकर मुझे नहीं लगता कि हमें उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है तो फिर अब यहाँ पर वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। उस फाइनेंशियल एडवाइजर की बात पूरी होते ही उनके बगल में बैठे एक और एडवाइजर ने ओजस की ओर देखकर कहा, सर, मुझे अभी अभी प्रोफेसर विल्सन ने एक मैसेज भेजा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि हमें इस इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। सर, इस प्रोफेसर विल्सन के साथ हमारे काफी पुराने ताल्लुकात हैं, वो हमें कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये प्रोफेसर मनोज 20 साल पहले एस्ट्रो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। पिछले 20 सालों से वो अपना बिजनेस करने इंडिया चले गए थे, मगर वहाँ बिजनेस में नाकामयाबी मिलने के बाद वो वापस एस्ट्रो यूनिवर्सिटी में अपनी पुरानी नौकरी पर लौट गए थे। सर, इनका जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में अभी यूनिवर्सिटी में भी किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के ज्यादातर बच्चों ने भी इनके किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर दिया है। इनके साथ जो इनकी असिस्टेंट बनकर एक लड़की जुड़ी है, वो भी एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम से कुछ महीनों के लिए एस्ट्रो यूनिवर्सिटी में आई लड़की है। अब उस लड़की को कोई रेगुलर प्रोफेसर तो अपने प्रोजेक्ट में असिस्टेंट बनाएगा नहीं,
इसलिए कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उस लड़की ने शायद ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया है और इन दोनों के अलावा इस प्रोजेक्ट में और कोई शामिल नहीं है। सर, 2-2 महीने एक्सपीरियंस लोगों के भरोसे पर हमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे ओजस को भी लगने लगा था कि उसके साथियों की बात बिल्कुल सही थी। प्रोफेसर मनोज सचमुच काफी गैर जिम्मेदार प्रोफेसर थे। ओजस और उनके साथियों को काफी देर तक लेबोरेटरी में बैठाने के बावजूद वो वापस लौटे नहीं थे। उनका बिहेवियर बिल्कुल अनप्रोफेशनल था। भले ही प्रोफेसर के साथ इंडियन कनेक्शन होने के नाते ओजस को उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, मगर इस तरह से वो अपना और अपने साथियों का वक्त भी बर्बाद नहीं होने दे सकते थे। ओजस अपने साथियों के साथ अपनी जगह से खड़े होकर लेबोरेटरी के एग्जिट की ओर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक लेबोरेटरी का दरवाजा खुला। एक लंबी सी खूबसूरत इंडियन लड़की उनके आंखों के सामने खड़ी थी। उस लड़की का चेहरा देखकर उनकी भी आंखें बड़ी हो गई। ओजस उस चेहरे को अच्छी तरह से जानता था। अपने सामने ओजस को देखकर अनिका ने उसे अपनी आंखों के इशारे से कुछ कहने को कोशिश की। ओजस हालांकि अनिका का इशारा समझ नहीं पाया था और हैरान होकर अनिका को ही देखता रहा। रेखा मासी की एनटीटी कंपनी ज्यादातर ओजस ही संभालता था। ओजस शादीशुदा नहीं था, उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए रेखा मासी ने फैसला कर लिया था कि ओजस के रिटायरमेंट के बाद कंपनी रिया के नाम कर दी जाएगी। ओजस भी इस बात से बिल्कुल सहमत था। ओजस भी रिया से काफी क्लोज था। अनिका जब भी लंदन आती थी तब ओजस ही अनिका के रहने, खाने का, पीने का इंतजाम करता था, मगर इस बार अनिका ने लंदन आने से पहले ओजस को बताया भी नहीं था। ये बात सोच सोचकर ओजस हैरान हो रहा था। ओजस की समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका आखिर यहाँ कर क्या रही थी। तभी ओजस के पीछे खड़े एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने अनिका को देखते हुए कहा कि आप शायद मिस प्रीति हैं, जिसके बारे में प्रोफेसर अभी अभी बात कर रहे थे। आप उस फाइनेंशियल एडवाइजर की ओर देखकर अनिका ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मैं वही हूँ। अनिका का जवाब सुनते ही वो फाइनेंशियल एडवाइजर ने कहा, सॉरी मिस, आप बहुत लेट हो चुकी हैं। हम लोगों ने काफी देर इंतजार किया मिस्टर मनोज का, मगर हमें लग रहा है वो कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। हमें आगे भी काफी सारी मीटिंग अटेंड करनी है, हमें जाना होगा। अनिका ने जाते हुए लोगों का रास्ता रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, एक मिनट, आप लोग कुछ देर के लिए मेरी बात सुन लीजिए। अनिका को आगे बोलने से रोकते हुए एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने कहा, देखिए मिस, अभी आप काफी यंग लग रही हैं। मेरे ख्याल से आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होंगी। इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करने के लिए अभी आपकी ना तो उम्र है और ना ही आपके पास एक्सपीरियंस। और प्रोफेसर मनोज की हरकतों को देखकर भी हमें लगता नहीं कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभालने के काबिल है। इसलिए अब हम हमारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। चलिए, विल टेक योर लीव। इससे पहले कि अनिका उन्हें रोक पाती, अचानक ही अनिका के कानों पर एक सुनी सुनाई आवाज पड़ी, एक मिनट रुक जाइए। अगर प्रीति जी कुछ कहना चाहती हैं तो मुझे लगता है हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए। तभी सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर्स के ठीक पीछे खड़े सुकेश पर अनिका की नजर पड़ी। सुकेश को देखते ही अनिका ने अपना एक हाथ अपने माथे पर रख लिया और अनिका को एक साथ कई जाने पहचाने चेहरों के सामने अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी। ये बात अनिका को मन ही मन परेशान कर रही थी। अनिका को लेबोरेटरी में देखकर सुकेश भी काफी हैरान था, मगर सुकेश किसी न किसी तरह उस प्रीति की मदद करना चाहता था जिसने रीना की मदद की थी। रीना ने सुकेश से कहा था कि प्रीति अपने 3 बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहती है और इसलिए शायद दिन रात एक करके उनके बेहतर भविष्य के लिए वो कॉलेज में पढ़ाई भी करती है और फिर कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। सुकेश उस प्रीति की मदद करना चाहता था, मगर उसकी कंपनी प्रीति के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है तो हो सकता है कि उस इन्वेस्टमेंट की वजह से कुछ आर्थिक सहायता प्रीति को भी मिल जाती। वहां अनिका ये सोचकर परेशान हो रही थी कि सुकेश को प्रमोट करके अनिका ने खुद के लिए ही शायद मुसीबत मोल ली थी।
ऐसा नहीं था कि अनिका को अपने किए का कोई पछतावा था, मगर वो जानते थे कि अनिका की ही वजह से सुकेश को प्रोमोट करके फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया गया था। और आज सुकेश के सामने अनिका एक नए रूप में खड़ी थी। वहाँ अनिका को देखकर ओजस भी अपने शौक से बाहर नहीं आया था। बस अनिका के इशारे से वो इतना समझ गया था कि उसे अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी थी। जब सुकेश ने ये कहा कि सबको मिलकर प्रीति की बात सुन लेनी चाहिए, तो एक सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर ने सुकेश को डांट लगाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? हम आज तुम्हें सिर्फ इसलिए लाए हैं ताकि तुम ये देख सको कि किस तरह से प्रोजेक्ट को गौर से पढ़ने के बाद इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। अभी प्रमोशन मिले एक दिन नहीं हुआ कि तुम अपने सीनियरों को सिखाने लगे उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सुकेश अच्छी तरह से जानता था कि उसके साथ आए ऑफिसर्स कई सालों से एनटीटी कंपनी के लिए काम करते थे। मार्केट में उनकी काफी रेप्यूटेशन भी थी और उन्होंने सुकेश की इस बात को ईगो पर ले लिया था। अभी अभी सुकेश को जिसने डांट लगाई थी वो फाइनेंशियल एडवाइजरी कमेटी का हेड था और एनटीटी के सीईओ ओजस का राइट हैंड माना जाता था। सुकेश को अंदाजा लग चुका था कि अब आने वाले दिनों में सुकेश को इन लोगों के साथ काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था, मगर सुकेश किसी भी हालत में उस लड़की की मदद करना चाहता था जिसने मुसीबत के वक्त उसका और रीना का साथ दिया था। अपनी बात आगे रखते हुए उसने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ और इसीलिए मुझे विश्वास है कि इस लड़की ने अगर किसी प्रोजेक्ट में हाथ डाला है तो फिर जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। मुझे भरोसा है इस लड़की पर। सुकेश के सीनियर्स के लिए अब पानी सर से ऊपर निकल चुका था। सुकेश को फिर से डांट लगाते हुए एक सीनियर ने कहा, अच्छा, मतलब तुम अपने पर्सनल कांटेक्ट को फायदा पहुंचाने के लिए कंपनी के फंड इस्तेमाल करोगे? मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। उस फाइनेंशियल एडवाइजर ने ओजस की ओर देखते हुए कहा, सर, मुझे तो लगता है ये लड़का इन लोगों के साथ मिला हुआ है। हो सकता है इस लड़के ने इन लोगों के पास से कोई रिश्वत में पैसे लिए हों। मुझे लगता है इस लड़के के खिलाफ हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ओजस समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने एडवाइजरों की बातों का क्या जवाब दे। जिस लड़की के बारे में वो लोग बात कर रहे थे वो एनटीटी कंपनी की होने वाली मालिक थी। एक ऐसी लड़की जिसकी बेटी फ्यूचर में एनटीटी कंपनी की सोल प्रोपराइटर बनने वाली थी। आखिर उस लड़की को कंपनी के फंड को इस्तेमाल करने के लिए किसी मामूली एम्प्लॉय को रिश्वत देने की क्या जरूरत हो सकती थी? सुकेश अच्छी तरह से जान चुका था कि ओजस अपने सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर की बात मानकर सुकेश के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता था। इसलिए अपनी बात को सही साबित करने के लिए सुकेश ने अपना एक कदम और आगे बढ़ाया और कहा, सर, मैं सच कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अभी मैंने वो फाइल पढ़ी है जो प्रोफेसर मनोज यहाँ छोड़ कर गए थे। भले ही उनकी प्रेजेंटेशन का तरीका बेहद आउटडेटेड है, मगर उनका प्रोजेक्ट मैंने पढ़ा है। उनका प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म में हमें प्रॉफिट नहीं देगा, ये बात मैं भी मानता हूँ, मगर लॉन्ग टर्म में उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके हमें प्रॉफिट जरूर हो सकता है। मैंने उनकी सारी फाइल गौर से पढ़ी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। सुकेश की बात को बीच में काटते हुए एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, अरे, नुकसान की या फायदे की नहीं पड़ी है, हमें हमारी कंपनी की रेपुटेशन की पड़ी है। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट किया तो फिर हमारी कंपनी का नाम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाएगा और इन लोगों को देखकर मुझे लगता नहीं है कि ये लोग इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। खामोखा इन लोगों के साथ जुड़कर हमारी कंपनी का भी नाम खराब हो जाएगा। इससे पहले कि सुकेश दोबारा से अनिका की मदद करने की कोशिश करता, उस सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर ने सुकेश को चुप कराते हुए कहा, अब बिल्कुल चुप हो जाओ। यहाँ पर तुमसे काफी सीनियर लोग खड़े हैं, उनका सम्मान करना सीखो। सुकेश को डांट लगाने के बाद उस ऑफिसर ने ओजस से कहा, आई एम रियली सॉरी सर फॉर हिज बिहेवियर। अभी अभी प्रमोशन मिला है, इसलिए शायद प्रमोशन इसके सर पर चढ़कर बोल रहा है, मगर मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए। ये आजकल के नौजवानों को बिजनेस करने की तो कोई सेंस नहीं है, ऊपर से अपने आप को कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान और बुद्धिशाली समझते हैं। अपने सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर को चुप कराते हुए ओजस ने कहा, मुझे तो लगता है कि आप वो चीजें नहीं देख पा रहे हैं जो वो देख पा रहा है। ओजस अब तक ये जान चुका था
कि अनिका की वजह से उसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना ही था। बस किसी तरह ओजस बहाना ढूंढ रहा था कि वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी फाइनेंशियल कमेटी को राजी करे। अपने सामने खड़ी अनिका की ओर देखते हुए उसने पूछा, मिस, आपने अपना क्या नाम बताया? अनिका बड़ी ही आंखों से ओजस को घूरती रही। अनिका ने अपने दांत कचकचाते हुए ओजस की बात का जवाब देते हुए कहा, प्रीति नाम है मेरा। अनिका के रिएक्शन से ओजस समझ चुका था कि अनिका ओजस पर भड़क चुकी थी, इसलिए अटकती हुई आवाज में ओजस ने अनिका से कहा, हाँ तो मिस प्रीति, मुझे लगता है कि सचमुच आपके प्रोजेक्ट में कुछ बात है। अपने बॉस की बात सुनकर सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर सारे हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। सुकेश भी अपने बॉस का रिएक्शन देखकर काफी हैरान था। सुकेश ने फाइल काफी बारीकी से पढ़ी थी, इसलिए सुकेश जानता था कि प्रोफेसर मनोज का प्रोजेक्ट काफी रिलायबल था। मगर वो ये देखकर हैरान था कि एनटीटी कंपनी का सीईओ ओजस, जो कि इस फील्ड से रिलेटेड नहीं था, उसने महज कुछ मिनटों तक फाइल पढ़ने के बाद भी उस प्रोजेक्ट की बारीकी समझ ली थी। सुकेश ये नहीं जानता था कि ओजस किस प्रेशर में आकर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए सुकेश अपने बॉस के टैलेंट को देखकर काफी इम्प्रेस हो गया था। एक सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर ने ओजस को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, बॉस, क्या आप श्योर हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? अपने सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर को आंखें दिखाते हुए ओजस ने कहा, जब मैं कह रहा हूं कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो करना है। मैं जानता हूं कि शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं होने वाला इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके, मगर हमारी कंपनी का हमेशा से मोटो रहा है कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और इस प्रोजेक्ट में वो सारी खूबियां हैं जो फ्यूचर में जाकर हमें फायदा पहुंचा सकती है। इनफैक्ट हमारा नाम भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर काफी ऊंचा हो जाएगा। ओजस ने फिर से अनिका की ओर देखते हुए पूछा, वैसे इस प्रोजेक्ट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा? अनिका खुद भी प्रोफेसर मनोज के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानती थी। बस अनिका इतना जानती थी कि अपनी जिंदगी के बेहतरीन 20 साल स्वाति मल्होत्रा की कंपनी के लिए देने के बाद प्रोफेसर मनोज जी इतना तो डिजर्व करते थे। ओजस के सवाल पर अनिका और भी ज्यादा गुस्से से ओजस की ओर देखने लगी। ओजस समझ गया था कि अनिका को इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए अपना सवाल सुकेश की ओर मोड़ते हुए ओजस ने सुकेश से पूछा, तो बताओ तुम्हें क्या लगता है कि हमें इस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सुकेश ने कुछ कैलकुलेट करने की बात कहा, 8। इससे पहले कि सुकेश अपनी बात पूरी करता, ओजस ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, ठीक है, तो फिर अब मैं $8 मिलियन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। आंकड़ा सुनकर आसपास खड़े सभी लोग हैरानी से ओजस को देखने लगे। ओजस ने इससे पहले कभी भी किसी छोटे से प्रोजेक्ट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बॉस ने इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या देख लिया था जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए थे, वो भी विदाउट एनी रिसर्च। सुकेश आंकड़ा सुनकर खुद परेशान हो गया था। सुकेश के कहने का मतलब ये था कि उन्हें $8,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मगर बॉस ने $8 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस करके सबकी बोलती बंद कर दी थी। ओजस ने फिर से मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखकर पूछा, अच्छा तो क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि मुझे ये पैसे किस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं? मैं कल ही ये सारे पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। जब अनिका ने फिर से अपनी आंखें बड़ी करके ओजस की ओर देखा तो उसने अपनी बात पलटते हुए कहा, नहीं, कल क्यों, आज शाम को ही कर दूंगा। एक अंडर ग्रेजुएट लड़की की तरफ अपने बॉस का इस तरह का रवैया देखकर आसपास खड़े फाइनेंशियल एडवाइजर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज उनके बॉस को हो क्या गया था। कुछ लोगों ने मन ही मन ये भी सोच लिया था कि शायद उस लड़की की खूबसूरती देखकर उनके बॉस का दिल कुछ पिघल गया था। ओजस के सवाल को बिल्कुल कैजुअली आंसर करते हुए अनिका ने कहा, देखिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको प्रोफेसर मनोज बता देंगे। आपको उन्हीं के अकाउंट में पैसे भिजवाने हैं और अभी मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ये कहने के बाद अनिका मुड़कर सीधे लेबोरेटरी से बाहर निकल गई। एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का इस तरह का एटीट्यूड देखकर ओजस के साथ आए हुए उसकी कंपनी के मैनेजर हैरान रह गए। एक सीनियर मैनेजर ने अनिका के इस बर्ताव को अपने बॉस की इंसल्ट समझकर अनिका को सबक सिखाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए।
अनिका की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस मैनेजर ने कहा, अरे ओ लड़की, समझती क्या हो तुम अपने आप को? तुम सिर्फ एक अंडर ग्रेजुएट हो। इस तरह का एटीट्यूड दिखाओगी तो याद रखना कि ग्रेजुएशन के बाद, इससे पहले कि वो मैनेजर अपनी बात पूरी कर पाता, ओजस ने झटके से उस मैनेजर का हाथ नीचे कर दिया और कहा, बस करो, एक छोटी सी बच्ची को कितना सुनाओगे? अभी अभी आप ही ने कहा ना कि वो एक अंडर ग्रेजुएट है। अब एक अंडर ग्रेजुएट लड़की को क्या पता कि बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेसमैन लोगों के साथ किस तरह से बात की जाती है। जो बात एनटीटी कंपनी का सीईओ ओजस जानता था, वह बात लेबोरेटरी में मौजूद और कोई नहीं जानता था। वह लोग जिस लड़की को इन्वेस्टमेंट देने से मना करने के बारे में सोच रहे थे, दरअसल कुछ सालों बाद पूरी की पूरी कंपनी की प्रॉपर्टी उसी लड़की की बेटी के नाम की जाने वाली थी। रिया की मां होने के नाते जब तक रिया कंपनी की बागडोर संभालने के लायक नहीं हो जाती, तब तक रिया की केयर टेकर गार्जियन होने के नाते पूरी कंपनी की मालकिन असल में खुद वही लड़की थी जो इस वक्त प्रोफेसर मनोज की असिस्टेंट बनकर लेबोरेटरी में आई थी। यह बात सिर्फ लेबोरेटरी में मौजूद ओजस जानता था, मगर वो ये बात किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। मगर वो यह भी जानता था कि अब उसके फाइनेंशियल एडवाइजरों को जवाब देना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। एनटीटी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बॉस के दिल में इतना परिवर्तन कैसे आ गया था। हमेशा सख्ती बरतने वाले ओजस इतना नरम क्यों पड़ गया था, यह बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। ओजस ये तो नहीं जानता था कि आखिर इस प्रोजेक्ट में अनिका ने क्यों अपना हाथ डाला था और अनिका बिना बताए लंदन क्यों आई थी। मगर अब तक ओजस इतना जान चुका था कि उसकी टीम में शामिल सुकेश अनिका को अच्छी तरह से जानता था। इसलिए ओजस ने इशारा करके सुकेश को अपने पास बुलाया। सुकेश ने जैसे ही देखा कि एक कंपनी का सीईओ उसे इस तरह से अपने पास बुला रहा है, तो उसके हाथ पांव कांपने लगे। वो धीमे कदमों से अपने बॉस की ओर आगे बढ़ा। तभी ओजस ने सुकेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो तुम इस लड़की को जानते हो? सुकेश ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं। मेरा मतलब है कि हमने एक ही लैंडलॉर्ड से घर किराए पर लिया है। सुकेश की बातें सुनकर ओजस मन ही मन ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अनिका इस तरह से छुपकर लंदन क्यों पहुंची थी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में अनिका का क्या मोटिव हो सकता था। सुकेश को इशारा करते हुए ओजस ने कहा, वैसे मुझे तुम्हारी बात बहुत पसंद आई। तुम सचमुच काफी टैलेंटेड हो, दूर की नजर रखते हो और मुझे अपनी कंपनी में ऐसे ही होनहार यंग लड़कों की जरूरत है। वेलकम टू द फैमिली। सुकेश अपने बॉस के मुंह से अपने इस तरह की तारीफ सुनकर काफी खुश हो गया। सुकेश इतना खुश हो गया था कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ने लगा था। सुकेश को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर बाकी सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर का चेहरा भी लाल हो चुका था, मगर उन लोगों का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अनिका जब लेबोरेटरी से बाहर निकल रही थी, तब उसने देखा कि प्रोफेसर विल्सन और प्रोफेसर मनोज अब तक एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। प्रोफेसर मनोज को अभी भी दूर की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उनके चश्मे टूट चुके थे। जब अनिका लेबोरेटरी से बाहर निकली, तब दोनों ने अपने बीच चल रही आर्गुमेंट को बंद कर दिया और गौर से अनिका की ओर देखने लगे। दोनों प्रोफेसर्स अनिका के जवाब का इंतजार कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि अंदर एनटीटी के फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ उनकी मीटिंग कैसी रही। अनिका ने प्रोफेसर मनोज से अपनी दूरी बनाए रखी। प्रोफेसर मनोज भी अपनी आंखों बड़ी करते हुए अनिका का चेहरा देखने की कोशिश करते रहे, मगर अनिका का चेहरा उन्हें धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। इससे पहले कि वह अनिका के नजदीक आकर अनिका का चेहरा देखने की कोशिश करते, अनिका ने प्रोफेसर मनोज से कहा, प्रोफेसर, मीटिंग पूरी हो चुकी है। एनटीटी कंपनी वाले हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अनिका की यह बात सुनते ही प्रोफेसर मनोज के चेहरे पर खुशी छा गई। वहीं प्रोफेसर विल्सन हैरान होकर अनिका को देखते रहे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें एनटीटी कंपनी के एक पुराने फाइनेंशियल एडवाइजर को मैसेज करके ये भी बताया था कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से दूर रहना चाहिए, मगर फिर भी एक अंडर ग्रेजुएट लड़की इतनी बड़ी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर्स की टीम के साथ मीटिंग करके इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हो गई थी। यह बात उन्हें कुछ हजम नहीं हो रही थी। प्रोफेसर विल्सन को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने अनिका को पूछा, क्या तुम श्योर हो कि वो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं? अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। प्रोफेसर विल्सन ने अनिका से अगला सवाल पूछा,
कितने पैसे दे रहे हैं वो लोग? एक बार के लिए प्रोफेसर विल्सन को ऐसा लगा कि इंडियन कनेक्शन होने के नाते शायद तरस खाकर एंटी कंपनी के लोगों ने 1000 या 2000 डॉलर की मदद कर दी हो। मगर तभी अनिका ने प्रोफेसर मनोज की ओर देखते हुए पूछा, क्या 8 मिलियन डॉलर सफिशिएंट है हमारे प्रोजेक्ट के लिए? 8 मिलियन डॉलर का अमाउंट सुनते ही प्रोफेसर विल्सन और प्रोफेसर मनोज के चेहरे का रंग उड़ गया। हालांकि दोनों के चेहरे के रंग उड़ने की वजह अलग अलग थी, मगर दोनों के चेहरे पर शौक उतना ही गहरा था। प्रोफेसर मनोज ने बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिला दिया। फटी हुई आंखों से वो अनिका का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे। प्रोफेसर मनोज को लग रहा था जैसे उन्होंने यह आवाज पहले भी कई बार सुनी हो। वो जब धीरे धीरे अनिका के पास जाकर अनिका का चेहरा देखने की कोशिश करने लगे, तब अनिका अचानक ही पलटकर लॉबी से बाहर निकल गई। इससे पहले कि प्रोफेसर मनोज अनिका का पीछा करने की कोशिश करते, लेबोरेटरी का दरवाजा खुला और अंदर से ओजस ने बाहर आते हुए प्रोफेसर मनोज से कहा, प्रोफेसर, तो हमारी डील पक्की हो गई है। आपका प्रोजेक्ट हमारा हुआ और हमारा पैसा आपका। आपके प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है वो हम करने के लिए तैयार हैं। बस आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर हमारे फंड मैनेजर को भिजवा देना है और सारे फंड जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए प्रोफेसर मनोज ओजस के मैनेजर के साथ लेबोरेटरी के अंदर चले गए। प्रोफेसर मनोज को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं बाहर खड़े प्रोफेसर विल्सन और बाकी के फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एनटीटी कंपनी के सीईओ ओजस ने इस तरह का कोई फैसला लिया था और कंपनी फंड से इतनी बड़ी रकम इतने गैर जिम्मेदाराना लोगों के हवाले की थी। ओजस ने जो रकम प्रोफेसर मनोज को ऑफर की थी, उतनी रकम पिछले 20 साल में प्रोफेसर विल्सन ने सारे प्रोजेक्ट को मिलाकर भी नहीं मिली थी। अनिका जब अपने घर पहुंची और अपना दरवाजा खोलने के लिए चाबी बाहर निकालकर अपने दरवाजे के लॉक में डालने लगी, तब अचानक ही अनिका की नजर बगल वाले छोटे से बंगले के गेट पर पड़ी। सुकेश भी अपने बंगले के मेन गेट पर खड़ा था। सुकेश ने अनिका की ओर देखकर अपना हाथ लहराया और फिर अपने बंगले की फेंस के पास आकर कहा, मैं जानता हूँ मैंने आज आपके लिए जो किया उसके लिए आप मुझे थैंक्स करना चाहती हैं, मगर क्या बदले में मैं आपको एक फेवर मांग सकता हूँ?